नगर निकाय चुनाव इस वक्त हॉट बना हुआ है और कुछ ही घंटे बचे हैं जिसमें वोटिंग होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त रात का काफ़ी समय हो चुका है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरे साथ इस वक्त पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ेंगे, शादाब चौहान। यूँ तो शादाब चौहान आपको टीवी पर दिख जाते हैं, लेकिन इस वक्त मेरठ में आए हुए हैं और इस चुनाव को किस तरह से एनालाइज करते हैं। चूँकि मेरठ के अंदर देखा गया है AIMIM के समर्थन में सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग समर्थन करने लगे हैं और सीधे सीधे काइट पर वोट करने की बात कर रहे हैं। शादाब चौहान से इसलिए भी ये पूछना लाजमी हो जाता है क्योंकि मेरठ के अंदर AIMIM को जिंदा करने में सबसे बड़ा हाथ शादाब चौहान का रहा है। वो बात अलग है, वो AIMIM को छोड़कर पीस पार्टी में चले गए, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम हितैषी पार्टी मानी जाती हैं और 2022 का चुनाव भी एक साथ मिलकर विधानसभा में लड़ा था। लेकिन इस वक्त शादाब चौहान से सीधे सीधे बात कर लेते हैं, आखिर इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि सपा और बसपा का कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह के जो राजनीतिक जानकार हैं वो बता रहे हैं। सबसे पहले जुड़ लेते हैं, शादाब चौहान साहब मेरे साथ मौजूद है। शादाब जी, ये बताइए, आप मेरठ के अंदर मौजूद हैं और अक्सर टीवी पे हमने देखा आपको चीज़ों को एनालाइज करते हैं। मेरठ के इस चुनाव को, नगर निगम चुनाव को कैसे एनालाइज कर, किस तरह से एनालाइज करेंगे? साथ ही जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी का जनाधार बढ़ा है, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में गया भी और जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और हमने देखा है कि 2014 के बाद लगातार मुसलमानों ने विश्वास किया कि नहीं, ये लोग बीजेपी को हराएंगे। सपा बसपा कांग्रेस 19 में फिर ये सब लोग मिले, इन्होंने नारा दिया। पहले 2 युवा लड़के एक हुए, राहुल जी, अखिलेश जी, फिर बहन जी और जैन जी, और सब लोग एक हुए, लेकिन ये लोग नहीं हरा पाए। और हराने के साथ साथ फिर इन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना शुरू करा। इन्होंने कहा कि हम लक्ष्मण जी की मूर्ति बनवाएंगे, फिर कुछ और कहा, और मैनपुरी से यादव वोट बीजेपी के पास चला गया। और जब मुसलमानों के मसाइल की बात आई तो इनके मुंह में दही जम जाती है। और हम तो देखते हैं टीवी चैनल पर, हमारे साथ जब हम लोग मुसलमानों की बात कर रहे होते हैं कि आज कर्नाटका में जुल्म हो रहा है हिजाब के मसले पर, आज जो है महाराष्ट्र में जुल्म हो रहा है, राजस्थान में मॉब लिंचिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, अतीक अहमद का एक पूर्व सांसद का एनकाउंटर के नाम पर मर्डर हो जाता है। क्या ये सब होने के बाद अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो सपा के प्रवक्ताओं के और बसपा कांग्रेस के प्रवक्ताओं के मुंह में दही जम जाती है। ये बोलने नहीं चाहते हैं, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। इसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान खास तौर से अपने राजनीतिक विकल्प को तलाश रहा है। हम बिलारी, बड़लगंज और समेत पूर्वांचल के क्षेत्र में पीस पार्टी मजबूती से लड़ रही है, स्वार में लड़ रहे हैं हम लोग। तो लोगों के अंदर एक रुझान ये है कि अब ये हम तय कर चुके हैं कि मुसलमान उत्तर प्रदेश का ये तय करने की तरफ चल पड़ा है कि वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाला नहीं है। हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया, हमने इनको नेता बनाया, और ये मैनपुरी में यादवों की बेल्ट पे जाकर हार जाते हैं। हमने बहन जी को भी नेता बनाया, कांग्रेस को भी वोट दिया और उनको भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब हमारी बात आती है, हाशिमपुरा मल्याना से शुरू कीजिए, मुजफ्फरनगर से होते हुए आप कर्नाटका चले जाइए और राजस्थान चले जाइए, जो पार्टी सत्ता में रही है किसी ने भी मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी है। इसीलिए मुसलमान अब अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहा है। एक आखिरी चीज़ ये है, हम जब 2014 में हमने इस मुहिम को शुरू किया था कि अब ये वक्त ऐसा वक्त है कि आने वाले समय में ये सब लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाएंगे और लड़ाई होगी कौन अच्छा हिंदू। ये देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर सब भूल जाएंगे। और आज वही हो रहा है। कोई कह रहा है कि हमने हनुमान जी का मंदिर बनवाया, कांग्रेस कह रही है। अखिलेश जी लक्ष्मण जी की मूर्ति बनवा रहे हैं। बहन जी क्या कर रही हैं? ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। और मुसलमान 20% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। हम गुलाम नहीं हैं सियासी जमातों के, हम राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। निश्चित हम सम्मान करते हैं, उन्होंने संघर्ष किया इन लोगों ने, जो भी लोग हैं, नेताजी हो, बहन जी हो, काशीराम जी हो, हम उनको बदता नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ। लेकिन आपको अब ये तय करना पड़ेगा कि आप बराबर में, अगर मुसलमान की भी कुर्सी डलेगी तो हम लोग साथ में चलने तैयार हैं। बीजेपी को हराने के नाम पर तुमने ब्लैकमेल किया, तुमने हमारा इस्तेमाल किया। अब वो तुम्हारा जो डायलॉग है वो पुराना हो चुका है, ये पिक्चर अब फ्लॉप हो चुकी है। मुसलमान जान चुका ये पिक्चर फ्लॉप हो चुकी है और ये बीजेपी को हराने का टेंडर मुसलमानों के नाम पर नहीं छूटा हुआ है। हम हारे या जीते, कौन हारे ना, अभी हमारा ठेका नहीं है, ये अल्लाह हार जीत का फैसले करता है। हम अपनों के साथ खड़े हैं और मैं कह रहा हूँ, चाहे मेरठ हो, बड़लगंज हो, बिलारी हो, स्वार हो, यहाँ के लोग इतिहास लिखने जा रहे हैं।
क्रांति आने जा रही है एकता की, न्याय की और राजनीतिक बेदारी की। और मैं तो कहूँगा कि अगर चंद लोग जो सियासी गुलाम है दूसरी पार्टियों के, उनको छोड़कर आम मुसलमान खास करके नौजवान अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और मैं जो महसूस करता हूँ, हमने जब तमाम टीवी चैनल्स के प्रोग्राम और सब में जब हमने कहा, लोगों ने कहा बोलने से क्या होता है, हमने कहा कि अगर बोलने से ही शपथ लेने से प्रधानमंत्री बनता है, बोलने से ही मुख्यमंत्री बनता है, और छोड़िए बोलने से ही निकाह होता है और फेरे भी लिए जाएंगे, उसमें भी बोलना पड़ेगा। कोई भी प्रक्रिया इस दुनिया में आए हैं, लोकतंत्र में हैं, जब तक बोलेंगे तो न्याय की बात होगी। आज इन सबको, कल को अखिलेश को भी सुनना पड़ेगा, मायावती जी को भी सुनना पड़ेगा, राहुल जी को भी सुनना पड़ेगा। हम गूंगे बनकर गुलाम रहकर के जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम अपनी इस चुनाव में ताकत दिखाएंगे। अच्छा, आप राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, इस चुनाव की बात कर रहे हैं। ये चुनाव न सरकार बनाएगा न सरकार बिगाड़ेगा। क्या लगता है आपको 24 का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है? 24 का एक्सपेरिमेंट इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मुसलमान, ओबीसी या फिर किसी भी मुस्लिम संगठन में बड़ी तादाद में पड़ता है तो 24 में कहीं ना कहीं जो जितने भी रीजनल पार्टीज़ हैं या फिर नेशनल की हम बात कर लें, वो प्रायोरिटी देंगी मुस्लिम जो पार्टियाँ हैं, लीडर्स हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं हर समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए ना। आज तक देश की आज़ादी से लेकर आज तक कोई भी राजपूत प्रधानमंत्री, जो क्षत्रिय का काम है शासन करना, उसको 2 साल का भी कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। ये भी तो ठाकुर है, नहीं बनाएंगे इनको प्रधानमंत्री। लिख लो मेरी बात, करवाओ घोषणा। मैं चुनौती देता हूँ, ये चुनौती देता हूँ कि योगी आदित्यनाथ को भाजपा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट 24 में नहीं बनाएगी, चाहे वो कितना भी बोले। वो केरला स्टोरी को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया होगा, वो जो चाहे कर लें, जितना चाहे कार्य कर लें, बोल लें, या एनकाउंटर्स, वो कहते हैं 12,000 हमारी सरकार ने एनकाउंटर किए, 25,000 एनकाउंटर उनकी सरकार कर ले, अपराध भी खत्म नहीं हुआ, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि ठाकुर को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएंगे ही नहीं ये लोग। हम कह रहे हैं कि गुर्जर समाज को न्याय नहीं मिला, आज जाट समाज के प्रधानमंत्री के साथ क्या किया गया, मौर्य, पाल, सैनी, कुशवाहा, किसी के साथ न्याय नहीं करा, मल्लाह के साथ न्याय नहीं हुआ। मैं ये बात बहुत, इसलिए रही बात मुसलमानों की, मुसलमान इस चुनाव में सरकार बनाने और उसके लिए नहीं, ये एहसास कराने के लिए कि अखिलेश यादव, अगर तुम्हें हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हम तुम्हें घर बैठाना जानते हैं। बहन जी, अगर हम तुम्हें नेता बना सकते हैं तो घर बैठाना जानते हैं। राहुल जी, अगर आपको कर्नाटका में अगर मुसलमान अगर वोट कर रहा है तो यहाँ पे हम ये पूछ रहे हैं कि आपको हम वोट कई जगहों पर नहीं भी देंगे। आपको ये बताना पड़ेगा कि राहुल जी, अखिलेश जी, मायावती जी के साथ एक हमारे भाई की भी कुर्सी होगी तो ही ये सब संभव है, साथ चलना संभव है। भाजपा को हराने के नाम पर डर के वोट नहीं देंगे, हमारी हिस्सेदारी करो। मेरठ का नाम क्रांतिकारी धरती है मेरठ, और कल क्रांतिकारी धरती से उत्तर प्रदेश के नए अध्याय की, स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ, एक नए अध्याय की इस क्रांतिकारी धरती से शुरुआत होने जा रही है, जहाँ से राजनीतिक विकल्प तैयार होगा। और वो राजनीतिक विकल्प जिसकी बुनियाद हमने 2014 में रखी, वो ये होगा, वो कौन जाति का कैंडिडेट है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि वो हमारा है और हम सब लोग उसके साथ हैं। अच्छा, मेरठ का आप जिक्र कर रहे हैं, जिक्र यूँ तो मेरठ का लगातार होता रहा है इस चुनाव में, खासतौर से जयंत चौधरी जी भी नाराज़ हो गए। वजह मानी जा रही थी आनन फानन में समाजवादी पार्टी द्वारा गुर्जर समाज के नेता का प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया गया, उनको चुनाव किया गया, और मेयर जो लड़ा रहे हैं उनको जानकार जो कह रहे हैं कि 4 लाख पर एक गुर्जर समाज के शख्स को लाया गया, चूँकि उनकी तादाद कम है, ऐसा लोगों का एलिगेशन है। तो इसी के चलते कुछ लोग नाराज़ भी हुए और शायद अब तक नाराज़गी है, चूँकि 4 बड़े लीडर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के रथ में नहीं दिखाई दिए। तो इसको कैसे देखते हैं आप, जो सब किया गया है और जो नाराज़गी लोगों में बनी हुई है, ख़ासतौर से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के खिलाफ, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लोगों को नाराज़ नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी को धन्यवाद कहना चाहिए कि वो आपको जगा रहे हैं। सोए हुए को जगाने के लिए अखिलेश जी का 100 बार धन्यवाद शादाब चौहान अदा करता हूँ। और निश्चित ही अतुल प्रधान जी को टिकट देना बहुत ही समाजवादी पार्टी का सही फैसला है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। जब मुसलमान है ही नहीं यहाँ, मुसलमानों की तादाद कहाँ है मेरठ में? मेरठ में मेरे ख्याल में 20,000 मुसलमान हैं, और बाकी देखिए 7.5 लाख गुर्जर है, 5 लाख जाट है, और बाकी ब्राह्मण होंगे 50-60 हज़ार, बाकी सब तो यही है मुसलमान, 20,000 मुसलमान है। शायद मंजूर कहाँ, नेता कहाँ है शायद मंजूर? रफ़ीक अंसारी भी नहीं, उनको रथ पे बिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, और उनको तो गले में उनके जूतों का हार डाल के निकाल दो बाहर, क्योंकि उनके समाज का वोट ही नहीं है यहाँ। जिसके समाज का वोट नहीं तो उसको रथ पे बैठाने की ज़रूरत क्या है? मत बिठाओ, और आदिल को भी नहीं बिठाना चाहिए था।
रफीक भाई को भी नहीं बिठाना चाहिए था, शाहिद भाई को नहीं बिठाया, बहुत अच्छा किया ये तो। और इनका मुसलमानों का वोट है ही नहीं, और मुसलमान सपा को मुसलमानों ने आज तक वोट दिया ही नहीं। ये तो ज़बरदस्ती का मामला है। और समाजवादी का जो टिकट जिस तरह वितरण किया गया है, ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। और मुझे विश्वास है कि ये लोग जितना भी शाहिद मंजूर साहब का, रफ़ीक अंसारी साहब का अपमान करेंगे, उनको जलील करेंगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि ऐसा करने से उनका जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला वोट बैंक है वो खुश हो जाएगा। जो सरकारें बना रहे हैं 28%, 20% इनकी बात कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अब तो वे जाने का मन बना चुके हैं जहाँ उन्हें जाना है। तू अपने दर चल, मैं अपने दर चलूँ। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे महल को तामीर करें और मेरी झोपड़ी में भी तुम आग लगा दो? वो ज़माना जा चुका है। तुम 7% एक तरफ हो जाओ, बनाओ सरकार, अच्छी बात है। हम 28% है, 25% जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं, हम अपना राजनीतिक विकल्प तलाशेंगे। लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि मुसलमान को बलि का बकरा बनाया गया। मुस्लिम वोट बैंक कभी था नहीं, लेकिन मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया। और मेरठ में तो ये इन लोगों को ये लगता है कि मुसलमान रहते ही नहीं हैं, और जो रहते हैं उनको वोट नहीं डालने देंगे। और अगर मुसलमान को अगर टिकट दे भी दिया तो हो सकता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाला वोट बैंक नाराज। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लेवल पर मुस्लिम्स को टिकट दिए हैं। जहाँ जिन वार्डों में मुस्लिम्स ने, जो भाजपा का कैंडिडेट भी नहीं हुआ करता था, वो आज बीजेपी का कैंडिडेट बन के मुस्लिम्स लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुसलमान जानता है सब कुछ। कोई चोला बदल के आ जाए। जब केरला स्टोरी का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, ये वाहियात है एकदम। ये प्रधानमंत्री ने समर्थन कर दिया, देखना चाहिए प्रधानमंत्री को। ये आईसिस के कुत्तों के खिलाफ नहीं है ये फिल्म भारत के मुसलमानों के जज्बात के खिलाफ। हमने कभी भी 2014 से शायद शादाब चौहान भारत का पहला ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने आईसिस के जानवरों को कहा इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं और ये लोग हो सकता है अमेरिका के एजेंट हो, और इनकी साजिशों को भारत में हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन केरला स्टोरी, वहाँ डेटा नहीं है, कोई जानकारी नहीं, और इस तरह पेश करना कि ये कोई एजेंडा है जिससे कि हमारे दूसरे समाज के भाइयों के अंदर हमारे प्रति नफरत पैदा हो। और मैं भारत के तमाम गैर मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ कि आप केरला स्टोरी अगर देख रहे हैं, देखिए, आपको मुबारक। लेकिन अगर इस्लाम को जानना है तो आप ना शादाब को देखिए, ना केरला स्टोरी को देखिए, ना सदुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर अय्यूब या किसी और को देखिए। आपको देखना है तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आइडियोलॉजी है उसको स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा। और जब जब इस्लाम के खिलाफ ऐसी साजिशें रची हैं, चाहे ब्रिटेन में रची गई हो, चाहे स्पेन में या यूरोपियन कंट्रीज़ में या रशिया में हो, वहाँ इस्लाम के चाहने वालों की तादाद बढ़ी है। लोगों ने इस्लाम कबूल किया है और स्वेच्छा से किया है। और मुझे यकीन है कि इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं ये लोग, फिल्म के नाम पर हेट्रेड एजेंडा स्प्रेड कर रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड, इसका नतीजा होगा कि लोग इस्लाम को स्टडी करेंगे और दिल से पढ़ेंगे इस्लाम को। इनकी किताबों से नहीं, दिल से पढ़ेंगे, और जब दिल से पढ़ेंगे तो इस्लाम की तरफ आएंगे। लेकिन ये एक अलग इशू है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही काम है कि नफरत को पैदा करना है, और जब जब नफरत पैदा होगी तो उनको राजनीतिक लाभ होता है। अब कर्नाटका में ये हार का ठीकरा फोड़ेंगे जेपी नड्डा के सर, मैं आज बोल रहा हूँ, और ये नरेंद्र मोदी जी की हार है। क्या कर्नाटका की हार नरेंद्र मोदी जी के विफलता का प्रमाण है। उन्होंने जो जो चाहा वो बोला, लेकिन खूब नफरत फैलाने का भी प्रयास किया, बजरंग बली का नाम लिया। और मैं तो कहता हूं कि बजरंग बली ने तोड़ दी नफरत की नली, ये हमें प्रतीत हो रहा है। आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि मैं मेरठ के खास तौर से बात कर रहा हूँ। मेरठ में अहलूवालिया, हरिकांत अहलूवालिया भारतीय जनता पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से सीमा प्रधान हैं, इसके अलावा नसीम कुरैशी कांग्रेस से हैं, और अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा से भी मलिक साहब हैं। तो कुल मिलाकर 3 कैंडिडेट मुस्लिम्स हैं, 2 कैंडिडेट गैर मुस्लिम्स हैं। तो आप किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो बात अलग है कि कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन सीधे सीधे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे जिताने वाली बात हो रही है, और समीकरण भी वही बनते नजर आ रहे हैं। नहीं, भाजपा को हराया जा सकता था। अगर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार न देती तो निश्चित भाजपा हार जाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम बहुत ही सीरियस इस बात को कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को ये सीट नहीं लड़नी चाहिए थी। उनकी वजह से आज यहाँ भाजपा जीतने की कगार पर खड़ी है। मेरा ये राजनीतिक अनुभव है, मेरा क्षेत्र है। मेरा आरोप तो ये लगते थे कि ओवैसी साहब जो है कैंडिडेट दे देते हैं हर जगह, हर राज्य में, और जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। और वो ओवैसी साहब की पार्टी ये कह रही कि ये लोग जो है बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, यही जिताते हैं। जहाँ जहाँ ये नहीं लड़ते थे, उत्तराखंड जैसी जगह है,
वहाँ बीजेपी जीत जाती है। तो ये जो चल रहा है चूहे बिल्ली का खेल, एलिगेशन वाला खेल, तो क्या कहेंगे 24 के चुनाव में भी अगर ऐसा हुआ तो लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगा इस तरीके से? नहीं, देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलता है और मर्यादित भाषा में कोई किसी, हमें उससे ऐतराज़ नहीं। हमारे बारे में भी लोग कहते हैं कि पीस पार्टी के लोग बीजेपी के लोग हैं, और हमने तो कहा कि शादाब चौहान की वजह से राहुल गांधी हारे थे। धर्मेंद्र यादव जो हारे हैं आजमगढ़ चुनाव, जानते क्यों हारे हैं? क्योंकि शादाब चौहान उस दिन जब वोटिंग थी उधर को पैर करके सो गया था, इसलिए धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। उनके भाई हम तो बीजेपी के एजेंट हैं, तो इसीलिए ना हम उधर को ना पैर करते ना वो हारते। और जिस दिन ये अमेठी का चुनाव था उस दिन जो है हम उधर की तरफ को खड़े होकर के जा रहे थे, गलती से हम फुटबॉल खेल रहे थे, जोर से किक लग गई, उधर के लोगों का माहौल पलट गया, अमेठी का चुनाव राहुल गांधी हार गए। जिम्मेदारी सारी तो मेरी है ना, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, गाली तो मुझे देनी है ना इन्हें, मेरा वोट लेना है, मुझसे नेता बनना है, गाली भी मुझे देनी है। ये तो है। डॉक्टर अयूब सबसे बेकार है, शादाब चौहान सबसे बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इन पर बेबुनियाद आरोप लगाना। ये तो कह नहीं सकते कि भ्रष्टाचार किया, ये तो कह नहीं सकते कि इन्होंने चोरी किया, ये इन पे आज तक कोई सिंगल इस तरह का आपराधिक कोई इनका कार्य रहा हो। इस तरह के बेबुनियाद एलिगेशन लगा करके अब तक ये लोग मुसलमानों को गुमराह करते आए। लेकिन जो अब मोहब्बत हमारे और हमारे भाइयों के बीच में जो मजबूती के साथ पैदा हो रही है, अब ये लोग उसको तोड़ नहीं पाएंगे। मेरठ हमारा घर है और मुझे विश्वास है कि मेरा घर उत्तर प्रदेश को हमेशा नई दिशा देता आया है और इस बार भी वही। तो ये थे हमारे साथ शादाब चौहान, जो कि पीस पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन हैं। सीधे सीधे इन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, बात की। लेकिन अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में जिस तरीके से AIMI का मुस्लिम कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी यही हाल है, बहुजन समाज पार्टी का भी यही हाल है। तो ऐसे में जो समीकरण बनकर निकल आ रहे हैं, हालांकि वो बात अलग है, ओवैसी की पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। और हो सकता है जो सुबह को वोटिंग होगी उसके जो परिणाम आने वाले हैं उसमें ये भी जो हम बता रहे हैं ये बात सच हो जाए। हालांकि सब भी खुश हो रहे हैं कि उनको वोट मिलेंगे, खासतौर से सपा और बसपा को तो ऐसा लग रहा है कि वही चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं इस समय वो सीधे सीधे सभी के सामने हैं। बीजेपी को सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंदर खाने मुस्कुरा रही है, खुश हो रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में सपा, बसपा, लोकदल और अन्य पार्टियों के नेताओं ने इसी दौर में नगर निकाय चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो उनको भी ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ की जो लोकल कह सकते हैं जो सरकार है वो भी बीजेपी के हाथों में जाने वाली है। अपने सहयोगी इरफान के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ 18 TV मेरठ।